कॉमर्शियल बैंक, द फुल सर्विस बैंक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पहले यूनिट जो कि है कॉमर्शियल बैंक, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके बेसिस के बारे में समझने वाले हैं, साथ ही साथ इसके हम लोग फंक्शंस के रिगार्डिंग में भी बात करने वाले हैं। तो फटाफट से ये सारी बातें समझते हैं और समझते हैं कि भाई ये कॉमर्शियल बैंक को फुल सर्विस बैंक क्यों कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, कॉमर्शियल बैंक की अगर बात करें तो नाम में इसके कॉमर्शियल लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉमर्स से रिलेटेड होगा और साथ ही साथ अगर इस कॉमर्शियल लगा है तो इसका मेन मोटिव क्या होगा? इसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना। देखिए दोस्तों, बैंक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक, जैसे फॉरेन बैंक, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक, जैसे एग्रीकल्चर बैंक, सेविंग्स बैंक, इंडिजीनियस बैंक और सेंट्रल बैंक। तो उसी में से एक टाइप है कॉमर्शियल बैंक। अभी जो कॉमर्शियल बैंक है ना, ये कॉमर्शियल बैंक पहले के समय में लोग ये क्या मानते थे, कॉमर्शियल बैंक का मतलब या फिर कॉमर्शियल का अर्थ यहाँ पे वो लगाते थे कॉमर्शियल लोन थ्योरी से। इस थ्योरी के हिसाब से बैंक का जो एसेट्स है, इस एसेट्स में शॉर्ट टर्म लोन होता है कैश के अलावा। इसलिए कॉमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देते हैं। लेकिन बाद में गोल्डफील्ड और चैंडलर के हिसाब से इसे गलत ठहराया गया और कहा गया कि ये जो बैंक्स है, ये लॉन्ग टर्म लोन भी देते हैं और शॉर्ट टर्म लोन भी देते हैं। ठीक है? और दूसरी बात ये बताई गई कि इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इनका जो प्रिंसिपल फंक्शन, नॉट प्राइमरी फंक्शन, प्रिंसिपल फंक्शन जो होता है इन बैंक्स का, वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेंगे तो प्रॉफिट मोटिव जो है इनका वो अचीव नहीं हो पाएगा, और क्रेडिट क्रिएशन करके ही ये प्रॉफिट मोटिव अचीव करते हैं। तो विदाउट क्रेडिट क्रिएशन दे विल नॉट अचीव देयर मोटिव। ठीक है, वो अपना मोटिव अचीव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इन लोगों को क्रेडिट क्रिएशन करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन। ओके, सो कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक हुआ जो कि मनी और क्रेडिट इन दोनों में ही डील करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो करता क्या है, ये उन लोगों से पैसे लेता है या उस बिजनेस से पैसे लेता है जो कि पैसे बचाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा पैसे बचे भी और कुछ इस पे हमें मिले भी। ठीक है, जैसे जैसे किसी बंदे को इनकम हुआ, उसने कुछ हिस्सा इनकम का खर्च कर दिया और कुछ पैसा बचाया, तो उसको जो बचाया उसको उन्होंने बैंक में लगा दिया। ठीक है, और बैंक ने उस पैसे को लिया और उनको दिया जिनको उस पैसे की ज़रूरत थी, मतलब टू द नीडी पर्सन। मतलब उस पैसे को उन्होंने क्या किया, उधार दिया उन लोगों के लिए जो कि उसको खर्च करना चाहते हैं। मतलब एक जगह से बचा कर लाया बैंक ने और दूसरी जगह दे दिया जहाँ उस पैसे को क्या करना है, खर्च करना है। ठीक है? सो बैंक या फिर इस तरह के बैंक का जो बैंकिंग बिज़नेस मोटिव होता है, वो बेसिकली प्रॉफिट कमाना होता है। और प्रिंसिपल फंक्शन का क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। ठीक है? सो कॉमर्शियल बैंक का प्रिंसिपल फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन होता है, मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। पैसे ये लेते भी हैं, पैसे ये देते भी हैं। पैसे एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों से जिनको पैसे बचाने हैं और उन लोगों को देते हैं जिनको पैसे खर्च करने हैं। सिंपल सी बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्शियल बैंक। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि भाई ये कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या हैं। तो वी हैव कैटेगरीली डिवाइज द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक इनटू थ्री पार्ट्स। और वो कौन कौन से थ्री पार्ट्स हैं? पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा फंक्शन है आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। देखिए, डेवलपमेंटल फंक्शन अभी के फिलहाल के टाइम में आया है, इसको आपको पढ़ना भी नहीं उतना है, लेकिन एक हाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। डेवलपमेंटल फंक्शन मीन्स व्हाट, कि इसमें जो बैंक है वो लोगों के सेविंग्स को कलेक्ट करता है और इसको कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाता है या इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से ये कैपिटल फॉर्मेशन के रेट को किसी भी कंट्री में एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कैपिटल मार्केट में भी हिस्सा लेता है और लंबे समय के लिए एडवांसेस देता है इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। साथ ही ये ट्रेड जो है उसको भी एक्सपोर्ट ट्रेड को भी फाइनेंस करता है, यानी उसको भी पैसे देता है। साथ ही साथ इस तरीके से हुआ, इस तरीके से एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो जीडीपी बढ़ेगा और इस तरीके से ये
देश के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में अपना फंक्शन दे रहा है, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड डेवलपमेंटल फंक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है देश के डेवलपमेंट में या कंट्री के डेवलपमेंट में। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज रेफर्ड टू एज डेवलपमेंटल फंक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी फंक्शन। तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो प्राइमरी फंक्शन ने पहला दिया है भाई कि ये डिपॉजिट्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा, कहीं भी चला के रख नहीं देगा। तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए वो ग्राहकों के सामने एक विकल्प रखता है, बहुत सारे विकल्प रखता है कि मैं ये कहीं भी नहीं रख दूंगा, ठीक है। तो इसको रखने के लिए, इसको जमा करने के लिए हम आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, या फिर आपके लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा, और आपके सामने मैं बहुत सारे अकाउंट्स का विकल्प रखता हूँ, और आप बताइए कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हो। तो बहुत सारे अकाउंट के टाइप है, बेसिकली हम लोग 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट। अब ये फिक्स्ड या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, समझिए। इसमें जो नाम से पता चला है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि फिक्स्ड टाइम पीरियड रहेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, और इसका एक बेसिक सा प्रिंसिपल ये है कि द लॉन्गर यू प्ले द मोर यू गेट। जितना लंबा खेलोगे उतना ज़्यादा पाओगे, ठीक है। नॉर्मली इस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि इसको आप उस टाइम पीरियड के अंडर में अगर विथड्रॉ करते हो, जैसे 7 साल के लिए आपने फिक्स एफडी करवाया, ठीक है? 7 साल के लिए आपने 1 लाख का एफडी करवाया, तो आप उसको 7 साल बाद अगर निकालते हो तो आपको उससे ज़्यादा, यानी कि 1 लाख से हो सकता है कि आपका 2 लाख, 3 लाख आपका बन गया हो इस एफडी से। जी हाँ, उस एफडी से। लेकिन अगर आप उस 7 साल के अंदर करवाते हो तो आपको 1 भी रुपए, 1 अठन्नी तक का एफडी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको 1 अठन्नी तक का इंटरेस्ट या फिर ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपको विथड्रॉ करना है 7 साल बाद। आपने सुना भी होगा मैंने एफडी तुड़वा दिया। एफडी तुड़वाना मीन्स नथिंग बट इंटरेस्ट उनको मिला नहीं है, जितना पैसा था उतना पैसा उन्होंने निकाल लिया, जितना दिया है तो उतना निकाल लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एफडी। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब उन्होंने ऑप्शन रखा करेंट अकाउंट का, यानी कि आप अगर चाहो तो एक और ऑप्शन आपके सामने रख सकते हैं हम लोग एज़ अ बैंकर, और वो है करेंट अकाउंट का, या फिर इसको कहते हैं डिमांड डिपॉज़िट अकाउंट। इसमें आप जितना चाहो विथड्रॉ कर सकते हो, जितना चाहो पैसा डाल सकते हो। लेकिन एक है इसमें, यूँ कहो तो इसकी खराबी वो ये है कि इसमें आपको 1 अठन्नी तक का इंटरेस्ट, मतलब बैंक नहीं देगा आपको, बल्कि बैंक इसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेता है। क्या करता है? इंटरेस्ट इस पर लेता है। ठीक है? तो इस तरह के अकाउंट को इस वजह से डिमांड लायबिलिटी भी करते हैं, कहते हैं, ठीक है? और अमेरिका में इसको चेकिंग अकाउंट के भी नाम से जाना जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का उसके सामने विकल्प रखा गया है कि भाई अब देखिए अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, और वो है सेविंग अकाउंट का या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का। इसमें सेविंग, जो छोटे-छोटे बचत हैं उसको इनकरेज करने के लिए इस अकाउंट को लाया गया, और बैंक द्वारा इसके भी ऊपर विथड्रॉवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं। और जो ग्राहक है, वो ज़्यादा पैसे जितना अलाउ किया गया उससे ज़्यादा पैसे क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको क्या देना पड़ेगा, बैंक को नोटिस देना पड़ेगा। और बैंक जो है इस अकाउंट पर इंटरेस्ट भी देती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट एफडी के इंटरेस्ट रेट से कम होता है, ठीक है? भाई हर एक जगह हर एक चीज़ नहीं ना मिल जाएगा, तो एफडी का इंटरेस्ट अगर चाहिए तो आपको विथड्रॉ नहीं करना है। और अगर सेविंग का विथड्रॉ चाहिए तो आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा जितना कि आपको एफडी पे मिलता है। नाउ रिकरिंग डिपॉजिट, अब ये क्या होता है भाई? ये क्या भला है? देखिए इस तरह के अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जमा कर दिया जाता है, और इसमें जो पैसे हैं वो आप दिए गए समय अवधि से पहले आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हैं जिसमें क्या विथड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हो। और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिपॉज़िटर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और टाइम डिपॉज़िट अकाउंट की ही तरह इंटरेस्ट इस अकाउंट पर जो होता है वो आमतौर पे अदर अकाउंट्स के कंपैरिज़न में ज़्यादा होता है, ठीक है? जो अन्य अकाउंट्स हैं उनके कंपैरिज़न में रिकरिंग पर ज़्यादा आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस पे मिलता है वो होता है आपका रिकरिंग डिपॉज़िट अकाउंट, ठीक है? तो रिकरिंग जो होता है इस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ऑल्दो एफडी और रिकरिंग का कुछ हद तक ऊपर-नीचे होता रहता है, अदरवाइज़ रिकरिंग का आमतौर पर ज़्यादा ही होता है इंटरेस्ट रेट, ओके? अब बात करते हैं हम लोग इसके प्राइमरी फंक्शन में दूसरे फंक्शन के बारे में, और वो है लोन को एडवांस करना। जैसे कि अब पैसा तो भाई ले लिया, लेकिन अब करेगा क्या?
अब इस पैसे को एज़ अ लोन, क्योंकि मैंने बताया था कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, कमर्शियल बैंक होता क्या है, जो पैसे ले उन लोगों से जो कि बचाना चाहते हैं और उन लोगों को दे जो कि खर्च करना चाहते हैं। तो खर्च करने के लिए उन लोगों को लेना पड़ेगा लोन और ये लोन का फंक्शन करता है कौन? बैंक। सो एडवांसिंग ऑफ लोन, अब एडवांसिंग ऑफ लोन में पहला जो इसका फंक्शन है वो है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। अब इसमें होता क्या है, सपोज़ कीजिए कि आपने 50,000 की कोलेटरल बैंक के सामने रख के लोन लिया, तो बैंक ने उस 50,000 के कोलेटरल के बदले आपको 30,000 का, याद रखिएगा हमेशा कोलेटरल से कम अमाउंट में लोन आपको सैंक्शन किया जाता है। तो बैंक जो है वो 50,000 की सिक्योरिटी के बदले में आपको 30,000 का लोन दिया। अब उसमें आपको केवल 15,000 ही यूज़ करने थे, 30,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया एज़ अ लोन, बट आपको फिर उसमें 15,000 ही यूज़ करने थे। तो आप कैश क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ करके इस चीज़ को आप सिक्योर कर सकते हो कि भाई मुझसे चार्ज केवल उसी पैसे पे लिया जाए जितना मैंने विथड्रॉ किया है। जैसे कि मैंने 15,000 विथड्रॉ किया है, तो 15,000 पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ना कि 30,000 पे जो कि मैंने लोन लिया है। तो लोन इज़ नॉट इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। इंटरेस्ट इज़ बेसिकली चार्ज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव विथड्रॉ फ्रॉम योर लोन अमाउंट। ठीक है? जो कि आपने विथड्रॉ किया अपने लोन अमाउंट से। तो उस पर चार्ज किया जाएगा, 15,000 पे चार्ज किया जाएगा, ना कि आपके लोन अमाउंट जो कि 30,000 उस पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है? 30,000 पे चार्ज ना करके 15,000 पे चार्ज किया जाएगा और ये होता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। एक होता है ओडी फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, जितना अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा, उससे ज़्यादा आप विथड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जितना आप विथड्रॉ करोगे वही आपका एक्स्ट्रा जो विथड्रॉ किए हो आप अपने अकाउंट से ज़्यादा, जैसे 10,000 आपके अकाउंट में था, आपने 12,000 का चेक बचा दिया, तो 2,000 आपका क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट हो गया। लोन एंड एडवांस सिंपल सा है, लोन देना, बैंक लोन देती है। साथ ही साथ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये दूसरा तरीका है एडवांस देने का बैंक द्वारा और इस मेथड में बैंक जो है वो एडवांस देता है अपने क्लाइंट को बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से। बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर मैच्योरिटी डेट से पहले, अगर किसी ग्राहक को चाहिए और अगर उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, मान लेते हैं वो कोई ऐसा बंदा है जिसने कि किसी को उधार दिया है पैसा, ठीक है? तो उसके बदले उसने बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जाके बैंक को जमा कर सकता है और कह सकता है कि इसके बदले में हमको इतना पैसा आप दे दीजिए। और जब डेट आएगा तो आप इसी पैसे को उस बंदे से जिसने मुझसे उधार लिया था उससे आप जाके सैंक्शन क्या कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो, ठीक है? मतलब मान लेते हैं 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है और आपको 50,000 अभी चाहिए, तो आप जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 का बैंक के सामने रख सकते हो कि भाई देखिए 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैच्योरिटी डेट इसका बाद में आएगा। इस वजह से मुझको अभी अर्जेंटली ज़रूरत है, तो इसलिए आप ये रख लीजिए और मुझको 50,000 आप दे दीजिए। तो बैंक आपको 50,000 देगा और उसके बदले में जब डेट आएगा मैच्योरिटी का, तो वो खुद बैंक जाके आपके संदर्भ में जाके उससे पैसे क्या करेगा, वसूल लेगा। किससे? उस डेटर से। ठीक है? नाउ लास्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना। ये भी एक तरह का एडवांसिंग ही है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट जो है वो कहता क्या है कि मैं लोन नहीं देता, मुझ में लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे बैंक भी इन्वेस्ट करता है क्योंकि भाई सेफेस्ट मेथड है, इसमें खतरा भी नहीं है। एंड लास्ट है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है? यानी कि दोनों एक्टिविटीज़ करने के बाद इससे फ़ायदा होता है तो क्रेडिट क्रिएशन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी फंक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी फंक्शन। देखिए सेकेंडरी फंक्शन में 2 फंक्शन आ जाएँगे इसके। एक तो होगा जिसमें कि एजेंट का काम करेगा, लेकिन ये एज़ अ एजेंट केवल ये बैठे-बैठे सारे से काम होंगे। ठीक है? इसमें उसको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है या फिर इसके एम्प्लॉयी को। दूसरे में क्या होगा, इसमें इसके एम्प्लॉइज़ को भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? इसमें कुछ फैसिलिटीज़ देगा। ठीक है? कुछ फैसिलिटीज़ देगा, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देगा, उसमें ये जनरल यूटिलिटी का काम करेगा। ठीक है? नाउ तो अब क्या होगा, एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन देखिए, एजेंसी फंक्शन कोई ऐसा नहीं फंक्शन है ना कि इसकी वजह से कोई सैलरी वगैरह बनता हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैंक का फंक्शन होता है और इसकी वजह से बैंक एम्प्लॉइज़ को कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं होता है। एक यूटिलिटी में होता है फ़ायदा। यूटिलिटी फंक्शन में फ़ायदा यूटिलिटी वाले में होता है। उसमें भी एजेंट का ही काम करेगा लेकिन उसमें उसको फ़ायदा होगा, एजेंसी वाले में फ़ायदा नहीं होता है। बैंक को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉइज़ को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो ये होता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अब देखिए, इसमें बैंक एजेंट का काम करता है अपने कस्टमर के लिए और इसमें वो कस्टमर के बिहाफ़ पे पैसे कलेक्ट और पैसे पे करता है। साथ ही साथ सिक्योरिटीज़ को बेचता और खरीदता भी है। साथ ही साथ ट्रस्टी और एग्ज़ीक्यूटर का भी काम करता है और पैसे जो है वो रेमिट भी करता है एक जगह से दूसरी जगह, रेमिटिंग ऑफ मनी के थ्रू। ठीक है? और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज को खरीदता-बेचता भी है। मतलब जो विदेशी मुद्राएँ हैं उसको खरीदता और बेचता भी है और इस तरीके से इंटरनेशनल बैंकिंग को भी, इंटरनेशनल ट्रेड को भी ये प्रमोट करता है। ठीक है?
लेटर ऑफ रेफरेंस देखिए जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं या फिर जो आपके फॉरेन ट्रेडर्स हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडर्स को कस्टमर की जानकारी और कस्टमर को डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडर्स की जानकारी देता है, एक तरीके से मध्यस्थ का काम करता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। तो ये हो जाता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो आपका लास्ट फंक्शन आता है सेकेंडरी फंक्शन का ही जनरल यूटिलिटी फंक्शन या जनरल यूटिलिटी सर्विसेज जो कि ये देता है। ठीक है? वो एजेंसी फंक्शन था, ये सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज में क्या होता है वो फंक्शंस थे, ठीक है? और ये सर्विसेज हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ सस्टेन सर्विसेज देता है जनरल यूटिलिटी का सोसाइटी को, ठीक है? सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को। जैसे लॉकर फैसिलिटी, अगर आप चाहो तो महँगे जो आपके ज्वेलरीज़ वगैरह हैं, गोल्ड वगैरह या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप बैंक में जाके जमा कर सकते हो जहाँ पे कि वो सेफ कस्टडी में रहेंगे। ट्रैवलर्स चेक है भाई इतना ज़्यादा पैसा अगर आपको लेके जाना है, विदेश घूमने जाना है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़्यादा पैसा बोरा में कस के तो लेके जाओगे नहीं। तो उसके लिए आप चाहो तो बैंक से एलओसी ले सकते हो, कहने का मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर ट्रैवलर्स चेक ले सकते हो। ठीक है? अगर आपने लकी भास्कर मूवी देखी होगी उसमें और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट का। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो वो मूवी ज़रूर आप देखिएगा, लकी भास्कर। देन बिज़नेस इन्फॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन से हर एक बैंक रूबरू होता है, तो इस तरीके से बैंक जो है अपने ग्राहकों को सही-सही समय पर एडवाइस देता है, ठीक है? कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है कहीं न कहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये करता क्या है कि प्रोडक्शन सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक एक हेल्प करता है कि प्रोडक्शन सेंटर से कंजम्पशन सेंटर तक जो गुड्स हैं वो आसानी से चले जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से ये गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है कौन? बैंक। तो ये आपके कुछ फंक्शंस थे बैंक के और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक के और साथ ही साथ कमर्शियल बैंक होता क्या है और क्यों इसको फुल सर्विस बैंक कहा जाता है? क्योंकि ये सारे सर्विसेज़ देता है। भर-भर की सर्विसेज़ इसमें आपको मिल जाएँगी और दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फुल सर्विस बैंक। समझ में आया ना क्यों उसको फुल सर्विस बैंक कहा जाता है? क्योंकि ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल हर एक जगह पर क्योंकि इसका मोटिव ही होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट जहाँ भी मिलेगा उसको वो काम वो करेगा। ठीक है? तो इसका बैंकिंग बिज़नेस मोटिव ही होता है प्रॉफिट। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा वो सर्विस देता है जहाँ से कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और भी सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग द कमर्शियल बैंक। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ फ्यूचर सर्वर विद ग्रेट नॉलेज प्रोवाइडर एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।